उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब आप जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं यूपीपी वाले, अब आज हो गई आपकी 29 तारीख, 2-3 दिन और आपका है पेपर, आपका जो है समाप्त हो जाएगा। ये 2-3 दिन में जिसका जिसका पेपर आपका लगना है उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही टॉप 15 जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ किया जाए। और आज का शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता था। ठीक, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर पहला वाकाटक, ऑप्शन नंबर दूसरा इक्ष्वाकु वंश, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा शक, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका चेदी वंश। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वंश था जिसके शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता था। श्री पर्वतीय क्या है, एक उपाधि है, एक इनकी जो है उपाधि है जो दी गई थी, लेकिन बताना किस वंश के शासक थे जिनको यह श्री पर्वतीय कहा जाता था। तो देखिए भाई, जो इसका सही आंसर बनने वाला है, जो करेक्ट आंसर इसके बनने वाला हुआ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के जो भी शासक थे उनको क्या कहा जाता था, उनको श्री पर्वतीय कहा जाता था। श्री पर्वतीय कहा जाता था आपके इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। इसी में आपके जो है महाराज मनु, और इसी में देखेंगे तो आप भगवान श्री राम का जन्म भी आपके इक्ष्वाकु वंश में ही होता है। अगर बात किया जाए वाकाटक वंश की, तो इसकी स्थापना होती 225 ईस्वी में, और जो इसके संस्थापक होते हैं उनका नाम रहता है विंध्य शक्ति। मध्य दक्कन का क्षेत्र होता है जहाँ पर आपके वाकाटक वंश की स्थापना की जाती है। शक की बात किया जाए तो शक के जो प्रतापी राजा थे, संस्थापक थे, उनका नाम था माउस, और 130-120 बीसी के मध्य में इसकी स्थापना की जाती है। अगर चेदी की वंश की बात किया जाए, चेदी राजवंश जो आपका था, यह कलिंग का आपका तीसरा राजवंश था। और इसी के अंतर्गत आप जब भारतीय इतिहास को पढ़े होंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास को, जो कलिंग का युद्ध होता है 261 बीसी में अशोक और चेदी वंश के राजा खारवेल के बीच में। तो चेदी वंश आपका जो है उड़ीसा के पास का कलिंग का भाग था आपका। तो यहाँ पर पूछा हुआ है आपका कि श्री पर्वतीय किसे कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कह रहा है, कह रहा कि अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा लखनऊ, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा कन्नौज, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बदायूं, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा फैजाबाद। तो आपको बताना कि जो अवध में नवाब थे, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी यह कहाँ पर बनी हुई थी। तो देखिए भाई, जो अवध की स्थापना होती है, वह होती है आपकी कब, 1732 में। कब होती है? 1732 में होती है। यहाँ का एक शासक होता है, उसका नाम रहता है सआदत खान। क्या नाम होता है? सआदत खान मुल्क इसका नाम रहता है। इसने क्या किया कि 1732 में अवध की स्थापना की थी, और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी बनाई गई, यह बनाई गई आपकी फैजाबाद में। कब बनाई गई? आपकी फैजाबाद में बनाई गई 1732 में अवध की पहली राजधानी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 1775 में, कब, 1775 में एक और आपका अवध का नवाब बना जिसका नाम रहता आसफ उद्दौला। क्या नाम रहता? आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला के समझ में ये बात आई कि अवध में जो आपका राज्य बन गया है, इसमें क्या कि अगर हम फैजाबाद में इसकी राजधानी बना रहे हैं तो संपूर्ण अवध पर नियंत्रण रखना क्या थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इसने चुनाव किया किसी एक सेंट्रल पॉइंट का, और उस रूप में इसे मिला क्या आपका लखनऊ। तो जो आपके आसफ उद्दौला भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया कि फैजाबाद से राजधानी लाकर कहाँ बना दी? लखनऊ। लेकिन यहाँ पर अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, यह पूछा हुआ। तो 1732 में स्थापना की गई थी सआदत खान द्वारा। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी बनी हुई थी, यह बनी थी आपकी फैजाबाद में। कहाँ पर? फैजाबाद के अंतर्गत आपको देखने को मिलती थी। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला 1925, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका कह रहा 1920, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका 1930, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा 1935। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो देखिए हुआ क्या, जबकि भारतीयों के अंदर अपने स्वाधीनता को पाने के लिए एक आग जल उठी,
और सभी का एक ही लक्ष्य हो गया कि अब अंग्रेज़ जो हैं इनसे मुक्ति पाना है और इन्हें से किसी तरीके से अपने देश को बचाना छुड़ाना है। तो तमाम तरह के संगठन बनने लगे। अच्छा, संगठन बन गए, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि आर्थिक रूप से जो भारतीय क्रांतिकारी थे कमज़ोर पड़ रहे थे। अब इनको ज़रूरत थी किसकी? तो इनको ज़रूरत थी मुद्रा की, मनी की। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि एक पैसेंजर ट्रेन जो आपके सहारनपुर से लेकर के लखनऊ तक जाती थी, उस ट्रेन में सरकारी खजाने भेजे जाते थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, HRA था, इसके जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने एक योजना बनाई कि जो सहारनपुर से लखनऊ के बीच में ट्रेन आ रही है सरकारी खजाने को लेकर के, इसको लूटना है। अच्छा, लूटने से क्या मिलेगा? लूटने से इनको धन की प्राप्ति हो जाती और कुछ इनको जो है अस्त्र शस्त्र भी मिल जाते। तो इसमें क्या हुआ कि तारीख रहती है 9 अगस्त 1925। कब की तारीख रहती है? 9 अगस्त 1925 वह शुभ तिथि रहती है जब भारतीय क्रांतिकारियों ने, HRA के क्रांतिकारियों ने आपके काकोरी नामक स्थान पर क्या किया? इस पैसेंजर ट्रेन को लूटपाट की थी। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी थे और रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारी का नाम इस घटना से जुड़ा हुआ था। 1925 में यह आपका कांड हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। लेकिन हुआ ये कि 1927 तक इसका मुकदमा चला और इसमें क्या हुआ कि कुछ जो इसके अभियुक्त थे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। जैसे अशफाक उल्ला खान साहब को फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी में आपके फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात किया जाए तो गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी और राजेंद्र सिंह की बात करें तो गोंडा नामक स्थान पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र केस आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था। और काकोरी आपका कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ जिले के अंतर्गत आपका आलमपुर, आलमनगर और थोड़ी दूरी पर है, वहीं पर आपका काकोरी स्टेशन, वहीं पर आपका यह कांड हुआ था। उसी के नाम पे से काकोरी ट्रेन एक्शन कांड नाम दे दिया गया था। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है बुलंदशहर में, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है ललितपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है मिर्जापुर या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है सोनभद्र। तो आपको बताना है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, यह कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनने वाला है वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सोनभद्र। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सोनभद्र। ठीक है, यह सोनभद्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और जो नदी है, नदी होती है आपकी रिहंद नदी, जो सोन की एक सहायक नदी के रूप में देखने को मिलती है। तो गोविंद वल्लभ पंत बांध जो है आपका सोनभद्र जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि आपके रिहंद नदी पर है। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत जी कौन थे? तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में गोविंद वल्लभ पंत जी देखने को मिलते हैं। और बात किया जाए अगर भारत देश की, तो इसके चौथे गृह मंत्री के रूप में भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी कार्य किए थे। तो उनके सम्मान में, गोविंद वल्लभ पंत जी के सम्मान में यह जो आपका बना हुआ था रिहंद बांध, इसे क्या किया गया? गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम दे दिया गया। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन पर। और कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा फाल्गुन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा माघ, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा पौष या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा चैत्र। एक मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही शानदार सी कहानी है, पूस की रात। कौन सी? पूस की रात, गजब की कहानी, एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो वही जो है पूस का जो तत्सम है वह आपका जो है पौष है। तो यहाँ पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो कौन बन जाएगा? आपका चैत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चैत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चैत्र महीना भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना देखने को मिलता है। ठीक है, रुकिए। अच्छा, आगे क्या कहानी है कि ये जो आपका भारत सरकार ने जो कैलेंडर स्वीकार किया है, यह आपका शक संवत है। कौन सा? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और इसका जो पहला महीना होता है वह हो जाता है आपका चैत्र का महीना। ठीक है, अच्छा, चैत्र जो आपका शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कुषाण वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। कौन? कनिष्क। कनिष्क ने क्या किया? 78वीं ईस्वी में शकों को पराजित किया और उसी के उपलक्ष्य में
कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत की गई थी। तो अब भारत सरकार का भी क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर आपका बन जाता है शक संवत, ठीक है। और इसका जो पहला महीना हो जाता है वह आपका चैत्र के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं आगे अपने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा, खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लाल मिट्टी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा लैटेराइट। तो खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं। तो देखिए होता क्या, जब नदियाँ बहती हैं तो नदी अपने साथ क्या करती है कि जल तो ले ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करती है, जो रास्ते में इसके पड़ती हैं इस्तेला करती हैं उनको भी काटते छाटते आगे बढ़ती है। तो अपने साथ में जो है भारी मात्रा मृदा कीचड़ आदि लेकर के चलती हुई आगे बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं कि जो आपके खादर और बांगर है यह आपके जलोढ़ मृदा का प्रकार है। किसका प्रकार हो जाता है, जलोढ़ मृदा का प्रकार है। इसमें जो आपकी पुरानी मृदा होती है उसको कहते हैं बांगर, क्या कहते हैं, बांगर। और जो नई मृदा होती है, क्या नई मृदा होती है उसको कहते हैं खादर। अच्छा, नई और पुरानी मृदा क्या है आपकी, तो मान लीजिए कि नदी किसी दिशा में आपकी बह रही है, किसी स्थान से बह रही है, कुछ समय बाद क्या हुआ कि उस स्थान छोड़ के कुछ किनारे सरक गई। अब वहाँ क्या, जो जहाँ पहले बह रही थी वहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी होगी आपकी, और जहाँ अभी बह रही वर्तमान में यहाँ पर क्या होगी, अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी। तो पुरानी वाली को कहते हैं बांगर, और जो नवीन मृदा होती है इसको कहते हैं खादर, ठीक है। तो खादर और बांगर आपकी किस मिट्टी के प्रकार हो जाएंगे, यह हो जाएंगे आपके जलोढ़ मृदा के प्रकार हो जाएंगे। चलते हैं आगे अपने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, ठीक है। यानी क्या है कि कौन सी फसल निम्नलिखित में से ऐसी है जो बहुत जल्द ही आपकी तैयार हो जाती है। ऑप्शन नंबर पहला करा चना, ऑप्शन नंबर दूसरा करा मसूर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अरहर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका मूंग, ठीक। तो चना तो आपके जो है ठंडी के समय बोया जाता है गेहूँ के साथ में। बाकी मसूर भी शायद, जो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मसूर किस महीने में बोई जाती है, किस समय में आपके। अगर सबसे कम समय की बात किया जाए कि न्यूनतम समय में कौन सी फसल तैयार हो जाती है, तो वह हो जाएगी आपकी मूंग। क्या हो जाएगी, मूंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि लगभग कितने दिन में, क्या लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है आपकी, लगभग आपकी 56 से लेकर के 60 दिन के अवधि के भीतर आपकी मूंग तैयार हो जाती है, पक जाती है, काट के उसको घर में लाने के लायक बन जाती है आपकी। तो जो न्यूनतम समय अवधि जो फसल लेती है आपकी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वह आपकी मूंग लेती है, ठीक है। चलते हैं आगे अपने आज अगले प्रश्न पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका गोंडा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा उन्नाव, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका गाजियाबाद, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका रायबरेली। तो समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर स्थित है। अच्छा, याद रखिएगा समस्तपुर पश्चिम बिहार आपके जो रामसर साइट है इसके अंतर्गत भी आपका शामिल है। तो समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर स्थित हो जाता है, यह आपको बताना है। अच्छा, अगर गोंडा की बात किया जाए, किसकी, गोंडा की बात किया जाए, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इसका, पार्वती अर्गा। क्या नाम हो जाता है, पार्वती अर्गा। पश्चिम बिहार हो जाता है आपका कहाँ पर, गोंडा के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर उन्नाव की बात किया जाए, कहाँ की बात किया जाए, उन्नाव की बात किया जाए, तो यहाँ का जो बहुत ही फेमस आपका पश्चिम बिहार है वह बन जाता है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार। कौन सा, नवाबगंज पश्चिम बिहार। गाजियाबाद की बात किया जाए तो गाजियाबाद में जो आपका पश्चिम बिहार देखने को मिलता है उसका नाम हो जाता है ओखला पश्चिम बिहार। कौन सा, ओखला पश्चिम बिहार आपका देखने को मिलता है गाजियाबाद के अंतर्गत। वहीं अगर समस्तपुर पश्चिम बिहार की बात किया जाए तो यह आपका रायबरेली जनपद के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ पर, रायबरेली जनपद के अंतर्गत देखने को मिलता है। और यह मुख्य रूप से आप सभी को पता होगा कि आपका जो उत्तर प्रदेश है जो इसका राजकीय पक्षी वह हो जाता है आपका सारस, या इसी को कहते हैं क्रेन। तो इसी में जो है मुख्य रूप से इसके ऊपर आपका जो है आधारित हो जाता है। चलते हैं आगे अपने आज के अगले प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न क्या कर रहा है भोले, रेणुकूट जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा ताप विद्युत घर हेतु, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका इस्पात उद्योग हेतु, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा सीमेंट उद्योग के लिए। तो बताना है रेणुकूट आपका किस लिए जाना जाता है, किस लिए फेमस है आपका रेणुकूट। यहीं पर आपका क्या है,
हिंडाल्को प्लांट, कौन सा? हिंडाल्को प्लांट आपका हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो रेणुकूट आपका किस लिए जाना जाता है? यह आपके एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? यह आपका एल्युमिनियम उद्योग के रूप में देखने को मिलता है आपका रेणुकूट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग के लिए आपका रेणुकूट जाना जाता है। अच्छा, एल्युमिनियम की अगर हम लोग जो है बात किया जाए तो इसका जो अपर रूप होता है जो इसका, उसको क्या कहते हैं? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का जो होता है उसको कहते हैं बॉक्साइट के रूप में कहते हैं। और ये रेणुकूट आपका कहाँ पर है? यह आपका सोनभद्र जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? आप ऑप्शन नंबर पहला करा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा आगरा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि पीतल के बर्तन के लिए फेमस है? अपने आप में बहुत सी कलाओं को लिए समेटे हुए है आपका उत्तर प्रदेश, बहुत ही प्यारा सा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्या हो जाएगा आपका भैया? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा मुरादाबाद। कौन सा हो जाएगा? मुरादाबाद आपके पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है आपका मुरादाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शन नंबर पहला करा बिजनौर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा बलरामपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा श्रावस्ती, या ऑप्शन नंबर चौथा करा चित्रकूट। तो उत्तर प्रदेश में आपके बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला बिजनौर। क्या होता है? यह आपका बिजनौर हो जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं हैं, सीमित मात्रा में हैं यह जनजातियाँ आपकी। तो इसमें भी आपकी जो क्या है फेमस रूप से कुछ हैं, जैसे आपकी बुक्सा हो गई। बुक्सा आपकी कहाँ निवास करती है? आपकी यह करती है बिजनौर में। अब बात कर लेते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं इसके बारे में। तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342, कौन सा? अनुच्छेद 342 बताता है कि वर्ष 2003 के पहले, कब तक? 2003 के पहले, कब तक? सन 2003 के पहले तक उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मात्र 2 जनजातियां आपकी देखने को मिलती थी। कौन कौन सी आपकी? थारू और बुक्सा। कौन कौन सी? थारू और बुक्सा। लेकिन 2003 में क्या किया गया कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा 10 अन्य जनजातियों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो इस तरह के आपके उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। कितनी? 12 जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, बुक्सा जनजाति जो है इसमें क्या है कि हिंदुओं की तरह से वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है बुक्सा जनजाति में। जैसे अपने हिंदू उस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से आर्य होती हैं, उसी प्रकार इनके अंतर्गत भी है बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा अहिर और बुक्सा करके इनके यहाँ और भी जातियाँ देखने को मिलती हैं। तो कहा जाता है कि बुक्सा जनजातियों में हिंदू वर्ण व्यवस्था की तरह से इनके यहाँ भी वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करा उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला करा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा संत कबीर नगर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा कानपुर नगर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला कौन सा है? अच्छा, यहीं से एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, बहुत ही मामूली सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? या तो आपको कंठस्थ ही होगा कि आपके 75 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलती है यूपी में। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा घना जिला कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका निश्चित रूप से कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा गाजियाबाद। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपका। चलते हैं आगे। अच्छा, अभी जो यूपी वाले हमारे अभ्यर्थी हैं ये कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा विचलित ना हो, क्योंकि जब तक आपका 31 तारीख का जो आपका पेपर होगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कितने कट ऑफ पे आप सेफ हैं। उसके पहले कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी सिर्फ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला कौन सा है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका गाजियाबाद, है ना? कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन करा अमौसी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा वाराणसी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा कानपुर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आगरा।
तो चकेरी हवाई अड्डा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो चकेरी आपका कहाँ देखने को मिलेगा? यह मिलेगा आपका कानपुर में देखने को। कहाँ पर? आपके कानपुर ज़िले में जो हवाई अड्डा है वह कौन सा है? आपका चकेरी हवाई अड्डा। कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा। अगर अमौसी की बात किया जाए तो अमौसी आपका कहाँ पर है? अमौसी एयरपोर्ट आपका लखनऊ में देखने को मिल जाता है। वाराणसी के अंतर्गत अगर आप बात किया जाए वाराणसी में, तो वाराणसी में आपका जो है बाबतपुर देखने को मिलता है, और आगरा में मिलता है आपका खेरिया हवाई अड्डा देखने को मिल जाता है। चलते हैं आगे। तो चकेरी हवाई अड्डा आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? यह मिल जाएगा आपका कानपुर जनपद के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ किस वर्ष हुआ? क्या कह रहा है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर पहला करा सन 2004, या ऑप्शन नंबर दूसरा करा सन 2010, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सन 2005, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका सन 2012। मेरे मालिक तेरे बंदे हम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ किस वर्ष हुआ? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को ही KGBV के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? KG कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से जानते हैं। तो KGBV के भी नाम से जानते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय को, इसका शॉर्टकट हो जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, इसका आरंभ किस वर्ष हुआ, तो यह आपके सन 2004 के अंतर्गत देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? आपका सन 2004 के अंतर्गत देखने को मिलता है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो जो अधिकांश क्या था कि अभी भी अपने यहाँ क्या होता है कि बालिकाएं जो होती हैं उनके शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है अपेक्षाकृत बालकों के। ठीक है। तो देखिए, समाज आपका कब आगे बढ़ेगा? जब आपके दोनों बालक और बालिका दोनों शिक्षित होंगे, और परिवार की अन्य भी मजबूरी होती है जिसकी वजह से बालिकाओं की शिक्षा जो है आपकी प्रभावित होती है। इस विषय पर सरकार ने गंभीरता से लिया इस विषय को, और उसने एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ किया, जहां पर जो बालिकाएं आपकी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उनको वहां पे एडमिशन करा करके, या जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, पिछड़े क्षेत्र से आती हैं, उनको सबको आवासीय सुविधा देना, उनके भोजन की व्यवस्था देना, और उनको वहां पर क्या करना, समुचित रूप से पढ़ाई की व्यवस्था करना, यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आरंभ हुआ था आपका सन 2004 के अंतर्गत। चलते हम लोग आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा है कि प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। कौन सी प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है? ऑप्शन नंबर पहला करा हिंदी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा भोजपुरी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अंग्रेजी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा है यह क्या हो जाएगी? वैसे अगर भोजपुरी कर दें उत्तर प्रदेश की राजभाषा, द्वितीय राजभाषा कर दी होती, या तृतीय ही कर दें तो बड़ी मज़ा आएगी। प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? अच्छा, पहले की बात किया जाए तो आपका 1947 के अंतर्गत, क्या 1947 के अंतर्गत जो आपकी राजभाषा बनी उत्तर प्रदेश की, वह आपकी हिंदी बनाई गई। क्या बनाया गया? हिंदी बनाया गया। लेकिन यह व्यवस्था चली आपकी 1989 तक, और लगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक बड़ा समुदाय जो है वह आपकी जो है इस्लाम धर्म को मानने वाला है, और इसके साथ ही साथ उर्दू जो भाषा है यहाँ पर वह भी बहुत अधिक मात्रा में बोली और समझी जाती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा साल होता है आपका 1989। कौन साल होता है? 1989 का वर्ष होता है, 1989 का वर्ष होता है। और इसी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा तो हिंदी हो जाएगी, लेकिन जो द्वितीय राजभाषा वह हो जाएगी उर्दू। क्या हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। सरकार ने कहा 1989 के अंतर्गत कि जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है वह हो जाएगी आपकी उर्दू देखने को मिलेगी। इस तरह से अब अपने उत्तर प्रदेश में दो राज्य की भाषाएं आपकी हो जाती हैं। पहले नंबर पे आपकी हिंदी होती है जो कि 1947 से है, और दूसरे नंबर पे आपकी क्या हो जाती है? उर्दू हो जाती है, जो कि आपकी हो जाती है कब से? यह हो जाती है आपकी 1989 से। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग अपने जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। और इसी के साथ ही एक छोटा सा निवेदन कि जैसे चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि कहीं पर आपको लग रहा है कि सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।